हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इकोनॉमिक्स का ये वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, हमारे द्वारा जो बनाया जा रहा है शर्मा आर्ट्स क्लासेज, इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत है। आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो देखा था उससे आगे की आज का क्लास है अर्थशास्त्र की शाखाएं। आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं। एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा होता है, इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहा गया है। और एक दूसरा होता है बृहत अर्थशास्त्र, इसको हम लोग मैक्रो कहते हैं। मैक्रो का अर्थ बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा अर्थशास्त्र इसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग जानते हैं इस शाखा में क्या क्या पढ़ना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या है। तो देखिए, इसमें 3 मुख्य चीजें हैं। वस्तु मूल्य निर्धारण सिद्धांत, किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण किस आधार पर होगा? 2 चीज पर होगा। मांग अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? उस वस्तु का कीमत, मतलब मांग अधिक बढ़ने पर, मांग ज्यादा होगा तो उस वस्तु का क्या होगा? कीमत भी बढ़ जाएगा। अगर मांग कम होगा तो कीमत भी कम होगा। या किसी वस्तु का कीमत बढ़ जाए तो मांग कम हो जाता है, कीमत बढ़ जाता है तो मांग बढ़ जाता है। ये मार्शल महोदय ने कहा था, प्राइस और डिमांड में क्या होता है? एक संबंध होता है। वस्तु का मूल्य अगर बढ़ता है तो उसका मांग घट जाता है, मांग बढ़ता है तो उसके मूल्य में सापेक्षिक कमी देखने को मिलती है। इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? वस्तु का कीमत मांग सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु मूल्य निर्धारण सिद्धांत 2 चीजों पर आता है। कीमत सिद्धांत, एक है मांग का नियम और दूसरा है उत्पादन एवं लागत सिद्धांत। अगर उत्पादनकर्ता को अगर लागत अधिक आएगा किसी भी चीज को बनाने में तो उसका मूल्य क्या होगा? कीमत बढ़ जाएगा। अगर लागत कम आएगा तो कीमत भी घट जाएगा। अगर मांग अधिक होगा तो कीमत भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर मांग कम होगा तो कीमत भी कम कर देना होता है। तो ये वस्तु मूल्य निर्धारण सिद्धांत है। दूसरा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत पढ़ा जाता है, जिसे वितरण सिद्धांत भी कहा गया है। इसके अंतर्गत 4 चीजें पढ़ी जाती है। मजदूरी सिद्धांत, उसके बाद में लगान सिद्धांत, ब्याज सिद्धांत, लाभ सिद्धांत। ये मुख्य चीजें हैं। उसके अलावा आर्थिक कल्याण का सिद्धांत और इसके अलावा और भी है उपभोक्ता का व्यवहार सिद्धांत, अन्य छोटे बड़े और भी चीजें हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में, लेकिन ये मुख्य है। अब आइए समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, बृहत अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ाते हैं। तो देखिए, बृहत अर्थशास्त्र और सामाजिक अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा वाला पार्ट है। इसके अंतर्गत किसी छोटे इकाई को, फर्म, उद्योग, कल कारखाने या किसी एक यूनिट का अध्ययन न करके समग्र रूप से एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन किया जाता है। उस अर्थशास्त्र को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी बृहत अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके अंतर्गत मुद्रा का विकास कैसे कैसे हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था, अभी जो है मुद्रा का क्या विकास हुआ, प्लास्टिक मुद्रा, क्रेडिट मुद्रा, ये सब मुद्रा के प्रकार में है। इसके कैसे कैसे इतिहास आए हैं उस सब की कहानी, गरीबी कैसे दूर होगी, गरीबी का क्या वजह है, गरीबी के बारे में, गरीबी बेरोजगारी के बारे में पढ़ना है, वित्त के बारे में, बजट, भुगतान संतुलन, व्यापार, करारोपण, राष्ट्रीय आय, आर्थिक नियोजन। इसके अलावा अन्य छोटी बड़े और भी चीजें हैं जो बृहत अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है एक सूक्ष्म चीज का अध्ययन किया जा रहा है। इसमें एक बड़े पैमाने पर समग्र रूप से मास लेवल पर किसी चीज का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र की आय की बात होती है। जब व्यक्तिगत आय की बात करेंगे तो स्वतः सूक्ष्म अर्थशास्त्र हो जाएगा। व्यापार व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय जब करेंगे तो वो निश्चित बृहत अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। करारोपण, करारोपण का मतलब टैक्स प्रणाली जो होती है, कितना किसको टैक्स लेना है, सरकार टैक्स घटाएगी रेट तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टैक्स की दर बढ़ा देगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सारी हमारे देश में कर प्रणाली के कौन सा नियम प्रचलित है, इसके बारे में इसमें हम लोग को जानना है। बजट कैसा होना चाहिए, बजट में क्या क्या चीज़ें होती है, बजट से अर्थव्यवस्था को क्या लाभ देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को बृहत अर्थशास्त्र वाले पार्ट में देखना है। भुगतान संतुलन जो होता है, एक देश दूसरे देश से व्यापार व्यवसाय करता है वस्तु का, सेवा का, तो इसका मौद्रिक लेन देन का जो रिकॉर्ड होता है उसी को हम भुगतान संतुलन कहते हैं। तो ये भी पूरे मास लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है। तो ये सब बृहत अर्थशास्त्र के पार्ट हो गए। ठीक है, बेरोजगारी, कोई एक व्यक्ति बेरोजगार है तो उसका अध्ययन नहीं किया जाता है बेरोजगारी में, बल्कि राज्य में, देश में, पूरे विश्व में कितने लोग बेरोजगार हैं और इस बेरोजगारी की वजह से अर्थव्यवस्था में
क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सरकार को कितना हानि है या आम जनता को क्या परेशानी है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं बेरोजगारी वाले चैप्टर में। गरीबी का प्रभाव हमारे उत्पादन पर क्या पड़ता है, अगर लोग गरीब है किसी क्षेत्र में तो वहाँ उत्पादन बढ़ेगा घटेगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी ग्रो करेगी या मतलब ह्रास करेगी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बृहत अर्थशास्त्र के अंतर्गत जानते हैं समझते हैं। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में हम लोगों ने जाना। अब आते हैं अर्थशास्त्र की जो है प्रकार के बारे में जानते हैं। अर्थशास्त्र का प्रकार तो माइक्रो और मैक्रो हो ही गया, माइक्रो और मैक्रो। अब हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र का मतलब अलग होता है और अर्थव्यवस्था का मतलब अलग होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ये अर्थशास्त्र की एक व्यवहारिक पार्ट है, व्यवहारिक पार्ट है। इसको हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, किसी भी देश राज्य या किसी भी एक भौगोलिक या राजनीतिक परिक्षेत्र के अंदर लोग किस प्रणाली से अपने आय व्यय कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उपभोग विनिमय वितरण इत्यादि आर्थिक क्रियाकलाप का क्या पैटर्न है, किस तरह से किस योजना के तहत किस आर्थिक कार्य प्रणाली के तहत लोग आय व्यय और लेन देन मतलब उत्पादन ये सब कर रहे हैं, उसकी एक सुनियोजित व्यवस्था होती है, हर देश में अलग अलग होती है, उसी व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है अर्थशास्त्र के नियम तौर तरीके उत्पादन उपभोग विनिमय वितरण इत्यादि को लागू करने की एक खास सुनियोजित व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। कार्य प्रणाली यानी अर्थशास्त्र के नियमों को जिस कार्य प्रणाली से लागू किए जाते हैं उस पद्धति को उस कार्य प्रणाली को ही हम उस देश का अर्थव्यवस्था कहते हैं। आई बात समझ में। तो अर्थव्यवस्था ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कई प्रकार का होता है। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन तरह का होता है। उदारवादी अर्थव्यवस्था जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन लिबरलिस्टिक इकोनॉमी, उसके बाद में इसी को हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कैपिटल की खास चीज़ होती है। सोशल इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कहा जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी, ये नियंत्रण के आधार पर हुआ। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद में विकास के आधार पर अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के तीन और प्रकार होते हैं, जैसे विकसित व्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अविकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, विकसित का मतलब जो विकास कर चुका है, जैसे अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस, ये सब विकसित अर्थव्यवस्था। विकासशील जो विकास कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री है जैसे भारत वगैरह, ये सब हो गया। पिछड़ा अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जैसे नेपाल भूटान, ये बहुत पीछे है इसकी अर्थव्यवस्था, तो ये पिछड़ी अर्थव्यवस्था। और व्यापार के आधार पर अगर देखा जाए यानी वैश्विक रिलेशन के आधार पर अगर देखा जाए, व्यापार व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था दो तरह की होती है, एक बंद अर्थव्यवस्था, एक खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था का संबंध इससे होता है कि वो सारी चीज़ उत्पादन के समस्त चीज अपने खुद ही मतलब मार्केट में या अपने देश के अंदर उत्पादित कर लेता है। वो उसका व्यापार व्यवसाय बहुत सारे देशों से नहीं होता है या होता है तो सीमित अर्थों में होता है, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे उत्तर कोरिया हो गया, ठीक है, यह बहुत सारे देशों से मतलब बहुत खुला रिलेशन नहीं रखता है जैसे अन्य देश रखते हैं, इसलिए उसे हम बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण कह सकते हैं। वही ओपन इकोनॉमी जिसको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, ये भारत अमेरिका फ्रांस रूस जर्मनी जापान, ये जितने भी देश है, यह अब ये बहुत सारे देशों के साथ इसका व्यापार व्यवसाय जुड़ा हुआ है, तो इसको हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो वैश्विक रिलेशन के आधार पर दो तरह की, विकास के आधार पर तीन तरह की और नियंत्रण के आधार पर तीन तरह की। तो तीन तीन छः दो आठ प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रकार हो गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था का जो ये प्रकार है ये आठ प्रकार का हो गया। चलिए पहला प्रकार हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नियंत्रण के आधार पर देखते हैं, इसको पूंजीवादी कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है समाजवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको नियंत्रण के आधार पर हम लोग ये देख रहे हैं। उसके बाद में विकास के आधार पर, फिर वैश्विक रिलेशन के आधार पर देखेंगे। ठीक है, तो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। पूंजीवादी, इसको उदारवादी भी कहा गया है। ठीक है, उदारवादी भी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये इतना उदार होता है कि प्राइवेट कंपनी को ग्लोबली कोई भी पूंजीपति जो है या कोई
पूरे विश्व की जो भी मतलब वैश्विक कंपनी है उसको व्यापार व्यवसाय के लिए उत्पादन के लिए रोकती नहीं, उदार होकर के उनको मौका देती है, आओ भाई करो। तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया या उदारवादी अर्थव्यवस्था। इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या लिबरलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से हम लोग जानते हैं। कैपिटलिस्ट या लिबरलिस्टिक, ठीक है। इकोनॉमी देखिए, इकोनॉमिक्स अलग चीज़ है, यहाँ हम लोग इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं। इकोनॉमिक्स ये हो गया अर्थशास्त्र, इकोनॉमी जो लिखा हुआ है ये हो गया अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ठीक है, दोनों में फर्क है। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसको हम लोग सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं, सोशलिस्टिक या सोशल इकोनॉमी भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। और उसके बाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको फ्रेश हम लिख देते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको इंग्लिश में हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ये तीनों में फर्क क्या है तो गौर करें, समझे। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी की प्रधानता होती है, पूंजी की इतनी प्रधानता होती है कि वहाँ कल्याण नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होता है जिसके पास पूंजी, पैसा, पावर सब कुछ रहता है। उत्पादन के समस्त साधन, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, उद्यम, व्यापार, व्यवसाय, बाजार, बैंक, इस सारे चीज़ों पर, सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सारी चीज़ों पर किसी बड़े पूंजीपतियों का ही अधिकार रहता है और उत्पादन वही करता है। सरकार को टैक्स भरता है, सरकार पॉलिसी बनाती है और सरकार चलता है। वहाँ पूंजी को विशेष प्रधानता दिया जाता है और विशेष लाभ, प्रॉफिट कमाने के लिए काम किया जाता है। वैसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें श्रमिक, इसमें जो है कि समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में बांट जाता है, एक पूंजीपति और एक श्रमिक वर्ग। दोनों के बीच वर्ग संघर्ष की समस्या उत्पन्न हो जाती है। औद्योगिक क्रांति के बाद ऐसी ही समस्या पूरे विश्व में उत्पन्न हो गई। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ये सारे देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानते हैं, आज भी मानते हैं, ठीक है। इसमें पूंजी को विशेष महत्व दिया जाता है और ये जितने भी विकसित और धनी देश है, शक्तिशाली, वो सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला है। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें देखिए, समाज है, वादी का मतलब विचारधारा होता है, वाद का मतलब, तो ये समाज को विशेष तवज्जो देता है, पूंजी को विशेष तवज्जो नहीं देता है। तो समाज को तवज्जो देने का मतलब सामाजिक चीज़ों पर ध्यान देता है। तो समाज में अमीर, गरीब, छोटे बड़े सब तरह के लोग होते हैं, तो उनके कल्याण की बात की जाती है। इसमें पूंजी पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि मानव कल्याण, समाज कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो उत्पादन का साधन अगर किसी पूंजीपति व्यक्ति के हाथ में रहेगा तो वो तो लाभ ना कमाएगा, उसको कल्याण से क्या लेना देना है। तो यहाँ पर उत्पादन के समस्त साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सारा चीज़ का देख रेख, मैनेजमेंट, नियमन कौन करता है? सरकार करती है। तो सरकार जब करेगी उत्पादन और सरकार ही सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करेगी, तो उसका मेन मकसद पूंजी कमाना, लाभ कमाना नहीं होगा, उसका मकसद होगा कल्याण करना, लोगों को मतलब हिफाजत करना, समाज का जो है विकास करना, रंग भेद, वर्ग भेद, सारी समस्याओं को ख़त्म करना, वहाँ कल्याण पर विशेष ध्यान देती है। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गई। ये यूएसएसआर इसको मानता है, रूस इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अब आइए मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था ये जो है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का कॉम्बो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूंजीवादी यानी पूंजीपतियों के हाथ में होता है। कुछ उद्योग धंधे, कल कारखाने जो पूंजीपति ही उसे मैनेजमेंट करेगा, सरकार उसमें हस्तक्षेप विशेष नहीं करती है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार खुद से उसका नियमन करती है, उत्पादन और विनिमय, ये सारी चीज़ें करती है, उसमें पूंजीपतियों को एंट्री नहीं है। तो दोनों चीज़ें हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पूंजीपति भी है और समाज भी, सरकार भी है, दोनों मिलजुल करके करती है, इसीलिए इसको मिक्स्ड कहा गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उदाहरण स्वरूप देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसे? तो देखिए, यहाँ सरकारी स्कूलें भी हैं और प्राइवेट स्कूलें भी है, सरकारी अस्पताल भी है, प्राइवेट अस्पताल भी है। प्राइवेट का होना मतलब पूंजी, बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा लगा हुआ है। सरकारी होना मतलब सरकारें उसका नियमन व्यवस्था कर रही है, तो दोनों मिलजुल के काम कर रही है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था में यही फायदा होता है कि पूंजीपति वर्ग अपना पूंजी, अपना सारा प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से वो भी सहयोग करते हैं और सरकार भी, दोनों मिला जुला के चलता है। इसमें लाभ भी है और लाभ के साथ साथ कल्याण भी है।
दोनों चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार हमारे देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को माना गया है। अर्थव्यवस्था का यह सबसे बेहतर मतलब प्रकार है, क्योंकि अधिकांश देश पूरी दुनिया में, आधे से अधिक देश जो है 80% आप कहें तो गलत नहीं होगा, पूरी दुनिया में 80% देश किसी न किसी रूप में मिश्रित अर्थव्यवस्था के ही अंग है। ठीक है, तो समझिए कि बहुत बड़ा हिस्सा है, तो ये बहुत बड़ा पार्ट हो गया, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत औद्योगिक क्रांति से हुई थी। बाद में जब मजदूरों एक हो, कार्ल मार्क्स, ये सारे एंजिल्स घोषणा पत्र, समाजवादी का घोषणा पत्र जैसे पुस्तकें लिखी गई, श्रमिकों को एकत्रित किया गया, उद्योग धंधों का बहिष्कार किया गया, श्रमिकों अपनी मांग मानने लगी, तो वहाँ से समाजवादी अर्थव्यवस्था की मतलब बुनियाद पड़ी। और फिर 1929 ईस्वी में जब विशेष आर्थिक मंदी आ गया था, तो उस मंदी के से निपटने के लिए कुछ ऐसे सिद्धांत दिए गए थे, जिस सिद्धांतों में पूंजी के साथ साथ कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया गया, पूंजीपतियों के साथ साथ सरकार को मिलजुल कर काम करने पर बल दिया गया। तो वहाँ से मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन हुआ। 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी के बाद J.M. किन्स नाम के, जॉन मेनार्ड किन्स नाम के जो अर्थशास्त्री थे, जिनको मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी जनक कहा जाता है, उन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखी थी, उस पुस्तक में मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे से विस्तृत वर्णन किया है। मतलब आज जो तमाम देश मिश्रित अर्थव्यवस्था को मान रहे हैं, वो जॉन मेनार्ड किन्स के सिद्धांतों से प्रेरित अर्थव्यवस्था को मान रहे हैं। समझ में आ रही बात? अर्थात इस तरह आपने नियंत्रण के आधार पर देखा, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, नियंत्रण के बाद विकास के आधार पर, और फिर विकास के बाद में हम वैश्विक रिलेशन के आधार पर हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के अन्य 2 प्रकार और भी है। तो उसे बताने से पहले हम वीडियो पॉज कर दे रहे हैं, क्योंकि इसे मिटा के लिखने में समय ज़्यादा लगेगा। वीडियो पॉज करके हम मिटा कर लिख के फिर समझाएंगे। ओके, तो चलिए, हमने मिटा करके लिख दिया है। अब आगे हम लोग बात करते हैं अर्थव्यवस्था के नियंत्रण के आधार पर। आपने देखा कि 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन? उदारवादी, समाजवादी, मिश्रित। ठीक है, अब हम लोग विकास के आधार पर देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूरी दुनिया में अगर विकास के आधार पर अगर देशों का विभाजन करें, तो उनकी अर्थव्यवस्था 3 पार्ट में बंटती है। जो देश विकास कर चुके हैं, उन्हें विकास करने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनके यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, ऊर्जा, विद्युत, मतलब हर चीज़ डेवलप्ड है, उत्तम क्वालिटी का है, तो वो देश विकास कर चुके हैं। अब उनको वो विकास का स्तर बनाए रखना है मात्र, वह विकसित अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, मतलब ये जो विकसित देश हैं, उनको हम विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं। उनके यहाँ हर चीज़ उन्नत अवस्था की होती है। ठीक है, उसके अलावा विकासशील अर्थव्यवस्था, इसको लेस डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग ING लगा हुआ है, यानी विकास के लिए प्रयत्नशील है, प्रयासशील है, अभी विकास किया नहीं है ना, विकास कर रहा है, तो उसको हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये जो है विकासशील अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था से थोड़ा कमज़ोर होता है, इनकी अर्थव्यवस्था थोड़ा सा निम्न स्तर की होती है, लेकिन हाँ, वो ग्रो कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी से विकास कर रहे हैं। आने वाले समय में ये विकास कर जाएंगे, इनकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग धंधे, कल कारखाने, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ जो है धीरे धीरे बढ़ेंगे और बढ़ जाएंगे, तो उसको विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत इसी श्रेणी में आ रहा है। ठीक है, और अविकसित अर्थव्यवस्था को कहते हैं अनडेवलप्ड कंट्री या अनडेवलप्ड इकोनॉमी, इसको अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहा गया है। अन लगा हुआ है, मतलब ये विकास नहीं किए हुए, अभी विकास कर रहे हैं, और लेकिन इतना जल्दी भी नहीं कर पाएंगे, उसमें बहुत टाइम है, बहुत समय लगेगा, धीरे धीरे विकासशील होंगे, फिर धीरे धीरे तब विकसित, उसमें बहुत समय, अभी बहुत दिल्ली दूर है। तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम अविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे नेपाल, भूटान, युगांडा, इथियोपिया, कुछ ऐसे देश हैं, और भी बहुत सारे जो बहुत ही पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, इसलिए उन्हें अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में हम जानते हैं और मानते हैं। तो ये जानकारी क्लियर है विकास के आधार पर। अब आते हैं हम अर्थव्यवस्था के वैश्विक संबंधों के आधार पर। अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था 2 तरह की होती है, एक खुली अर्थव्यवस्था, एक बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था को ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ओपन का मतलब इसका मुंह खुला हुआ है। अब बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी, इसका मुंह बंद है। जैसे मान लेते हैं ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, यहाँ जो है कि चाइना है, यहाँ जापान है, यहाँ
इधर अमेरिका है, इधर कोई और देश है, इधर कोई और देश है, तो भारत इसके साथ व्यापार कर रहा है, भारत के साथ भी व्यापार ये देश कर रहा है, आयात कर रहा है, ये निर्यात कर रहा है, ठीक है, ये आयात कर रहा है, ये निर्यात कर रहा है, इसके साथ भी संबंध है, लेन देन है, इसके साथ भी लेन देन हो रहा है, इसके साथ भी लेन देन हो रहा है, ठीक है, दोनों पॉइंट, ये भी इसके साथ कर रहा है, ये भी इसके साथ कर रहा है, ये भी इसके साथ कर रहा है, ये भी इसके साथ, मतलब एक जाल बना रहा है, हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कुछ चीज़ों का उत्पादन इंडिया कर रहा है, कुछ चीज़ों का उत्पादन चीन कर रहा है, कुछ चीज़ों का उत्पादन जापान कर रहा है। ये आपस में क्या है कि सर जाल बनाए हुए हैं, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, इससे ले रहा है, मतलब ये इसका मुंह खुला हुआ है, ये कहीं से आयात कर सकते हैं, किसी से निर्यात, बस समझौता एक साधारण छोटा सा करेंगे, दोनों एक के बीच एक शर्त करार होगा और चीज़ों का आदान प्रदान लेन देन होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, ओपन इकोनॉमी। भारत और तमाम सारे देश, लगभग सारे देश जो है खुली अर्थव्यवस्था वाले ही कहलाते हैं। फिर बंद अर्थव्यवस्था वाले देश कौन से होते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था वाला देश जो है ऐसा अर्थव्यवस्था है जो इसका व्यापार बहुत सारे देशों के साथ नहीं होता है और नहीं बहुत सारे देशों से आयात भी करता है, मतलब इसका आयात निर्यात बहुत प्रतिबंधित होता है, बहुत सारे देशों से नहीं होता है, या होता है तो बहुत ही सीमित रूप में, बहुत कम, थोड़ा और चुनिंदा देशों के साथ करता है, ठीक है, तो उसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। वो अपने यहाँ की ज़रूरत की हर चीज़ें लगभग बना लेता है, हालांकि कोई भी देश दुनिया का ऐसा नहीं है कि अपनी ज़रूरत का हर चीज़ बना ले, उसे कुछ न कुछ चीज़ों के लिए पड़ोसियों पर निर्भर रहना ही पड़ता है, लेकिन जब वो और किसी से व्यापार व्यवसाय करेगा ही नहीं तो वो बनाएगा, नहीं बनाएगा तो उन चीज़ों का उपयोग नहीं करेगा, ये ना करेगा, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है इसका एक मात्र उदाहरण है, इसके अलावा अन्य कोई देश विशेष नज़र नहीं आते हैं जो बंद अर्थव्यवस्था वाले, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में, वैश्वीकरण के इस दौर में बंद अर्थव्यवस्था रखना अपने देश का, मतलब ये पॉसिबल उतना, मतलब संगत जान नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ अर्थों में इसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे देशों के खुले तौर पर बेहिचक बेरोक टोक व्यापार व्यवसाय करने से बहुत हद तक कतराता है, इसीलिए उत्तर कोरिया को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। और यहाँ अन्य सारे देश देख रहे हैं एकदम कैसोहियो कोनों से जुड़ गया है, कैसोहियो के नाम से बॉन्ड बना लिया है, तो ये खुली अर्थव्यवस्था है। तो विकास के वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था दो तरह के, खुली और बंद। विकास के आधार पर विकसित, विकासशील, अविकसित, और नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। तो हमने देखा अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है, अर्थव्यवस्था के अलग अलग प्रकारों में कौन देश किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने जान लिया। अब देखिए भारत जो है खुली अर्थव्यवस्था में है, वैश्विक संबंधों के आधार पर भारत का पूछेगा तो खुली अर्थव्यवस्था, अगर विकास के आधार पर पूछेगा कि भारत किस अर्थव्यवस्था में, तो विकासशील अर्थव्यवस्था, अगर नियंत्रण के आधार पर पूछ दिया तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है भारत, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने आज के क्लास में अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के प्रकार से रिलेटेड सारी चीज़ों को जाना। अब हम लोग अगले क्लास में फिर इससे अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहें शर्मा आर्ट्स क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक जानकारी बढ़ाएं और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। फिर से आप लोगों को जय हिंद बोलते हैं और क्लास एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद छात्रों।